हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चन को। आज हम पूरा समझेंगे। बहुत अच्छा पार्ट है, आप पूरा इनको समझें और देखें, ठीक है। और दोस्तों, आपने वीडियो को नहीं देखा है, इस पर पूरा मैंने वीडियो भी अपलोड किया है सेकंड सेमेस्टर पर, तो जाके उनको देखना। केमिस्ट्री विनर एम के सर बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री बस लिखना, आपको पूरा चीज देखने के लिए अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी लोगों का कमेंट मैंने देखा, आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, आप अलग अलग कॉलेज से हैं, है ना। तो सभी लोगों का कमेंट देख करके मुझे लगा कि मैं पिछले साल जो वीडियो आईएमपी के लिए डाला था उस पर कुछ अपडेट करके कुछ और चीज़ों को ऐड करके मैं चाह रहा हूं कि उसको एक बार फिर वीडियो अपलोड कर दूं, ठीक है। तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से अगर आप होंगे तो जरूर इन वीडियो को देखें, पढ़ें, और ये चीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आईएमपी चीज़ है, इतना को पढ़ लेंगे तो आप पास अवश्य हो जाएंगे, ठीक है। फेल तो नहीं होएंगे, कंफर्म है। बस उनको सही तरीके से लिखें, ये चीज है। और अगर आपको लगता है कि मुझे और अच्छा से पढ़ाई कर लेना चाहिए तो आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। आपके लिए ये वीडियो अगर हेल्पफुल है तो सब के सब, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बोलना कि सर आपके द्वारा बताए गए वीडियो हेल्पफुल है। ऐसा करके आप मुझे फीडबैक जरूर देना, ये भूलना मत। सुन रहे हो सभी लोग? बिल्कुल भाई, सब लोग को ये देना चाहिए, क्योंकि काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो मैं आप सबके लिए फ्री में अगर इस तरह की चीजें अवेलेबल करा रहा हूं तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप सब लोग भी मेरा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आगे लेके जाएं। बहुत जल्द हमारा जो सब्सक्राइबर है 20,000 हो जाएगा, अभी 14,000 होने वाला है, फिर कुछ दिन बाद ये 20,000 हो जाएगा, फिर और हम आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर लिखे हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स लिखा हुआ है, डीएससी कहते हैं इसको, है ना। ये इसका कितना नंबर का है उसको बता रहे हैं, जैसे कि आप पिछले सेमेस्टर में देखें। पहला यूनिट है, देखो इसका नाम क्या है, फंडामेंटल केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यूनिट हमारे पास जो पहला है, एसिड बेस एंड सॉल्वेंट सिस्टम है। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है ये वाला, HSAB इसका पूरा नाम पूछते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट ये भी पूछा जाता है। तो यूनिट 2 है हमारे पास, केमिकल केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और साइक्लो एल्केन का मतलब रिंग तो रहेगा लेकिन उसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर हो सकता है। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कार्बन पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड दिखाई दे तो उसे हम कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्डिंग कहेंगे। एल्किन का मतलब ही डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन का मतलब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हकल के नियम का पालन करता है वो हमारा एरोमेटिक होगा। आगे हम पूरा बताएंगे, आप थोड़ा देखना। ये लंबा सिलेबस है केमिस्ट्री का, सबसे बड़ा सिलेबस है आप लोगों का केमिस्ट्री। जूलॉजी बहुत छोटा है, आराम से हो जाएगा, आराम से। लेकिन ये जो हमारा केमिस्ट्री है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है ये सेकंड सेमेस्टर का। ये 2026 का बुक है ना, और याद रखिएगा पुराने को मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, इसीलिए लेट भी हो गए 1-2 दिन। अगला है हमारे पास जो यूनिट है, बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस है, आदर्श जो गैस है उसके लिए देखेंगे। बिहेवियर ऑफ द रियल गैस क्या है उसको भी देखेंगे। और लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है, बहुत बड़ा सिलेबस है सच में। कोलाइड एंड सरफेस केमिस्ट्री है, इसके बारे में पूरा हम देखेंगे। और इसमें आपको मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स मिलेंगे और केटालाइसिस मिलेंगे। और ये कितना नंबर का डिवाइड है सभी को पता है, ये 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कि 30 नंबर इंटरनल असाइनमेंट है और 70 नंबर का मेन एग्जाम होता है। जैसे आप सेमेस्टर परीक्षा दे रहे हैं तो आप 70 नंबर का परीक्षा देंगे, जिसमें उनका डिवीजन कैसा है, डिवाइड कैसे है। 20 नंबर का आपका इंटरनल है, 10 नंबर का आपका असाइनमेंट है, कुल मिला के 30 नंबर। और जो हम 70 नंबर का पेपर दिलाएंगे कॉलेज में जा करके, वहां आप देख पाएंगे एक एक नंबर का 10 सवाल रहेगा, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक दे सकता है। जैसे कोई बच्चा यूट्यूब पर मुझे कमेंट किया थे, कमेंट किए हैं कि सर जूलॉजी का जो प्रश्न है फोर्थ सेम का, वो हम लोग सोच के गए थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 4 में से एक सेलेक्ट करो ऐसा आएगा, लेकिन प्रश्न कैसा दे दिया, फिल इन द ब्लैंक दे दिया, मतलब खाली सी स्थान दे दिया। तो वहां पर बच्चे लोग फिर परेशान हो जाते हैं। तो प्रश्न अलग अलग कई तरीके से दे सकते हैं, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे अच्छे से तो आपके लिए थोड़ी समस्या है। तो सभी लोग जग जाइए और पढ़ाई को अच्छे से केयर करिए।
यहाँ पर 2-2 नंबर का कितना सवाल आपको मिलेगा? 2 जो क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा 4-4 नंबर का, है ना। तो 20 नंबर यहाँ हो जाएगा, 20 और 10 30 हो गया। और यहाँ पर 40 नंबर का है ना। तो ये 40 नंबर का यहाँ है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो पर यूनिट से बोल रहा है 1 आउट ऑफ 2 फ्रॉम इच यूनिट। आपको पर यूनिट से दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और उसमें से एक बनाना रहेगा। देखते हैं नीचे में क्या है। ये पूरा इसका कंटेंट है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो है। ये पूरा यूनिट का क्या क्या प्रश्न है उसको दिया गया है। ये 3 पार्ट में बटे हैं, ABC में। देख पा रहे हैं सब लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, है ना। ये दूसरा यूनिट है, पूरा साइक्लोएल्केन का पार्ट है। ये भी दूसरा यूनिट है, A और B लिखा हुआ है अलग अलग। काफी बड़ा सिलेबस है, कोई गल नहीं, लेकिन सब लोग कर लेंगे। यूनिट ये है हमारे पास, यूनिट 2 है, और ये ग है इसका, ठीक है। और देखते हैं हमारे पास यूनिट तीसरा है ये। और आगे देखते हैं ये भी यूनिट तीसरा है। तीसरा है, बहुत सारा है। एक बार चाहें तो सिलेबस को आप लोग देख सकते हैं सामने में। नहीं लग रहा है, लेकिन छोटा छोटा सवाल बहुत बड़ा है। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, आप लोग ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है, क्योंकि सिलेबस ही बड़ा है ना। चलो देखते हैं। हमारे पास पहला यूनिट है अम्ल क्षार और विलायक तंत्र, पहला यूनिट में लिया गया है। तो ये 60 क्वेश्चन आप सभी लोग कर लेंगे कि प्रबल लुईस क्षार कौन होता है। ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब ये देखो, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार सिद्धांत को बताना है। बहुत ज्यादा एमपी प्रश्न है, आता है, आएगा, बिल्कुल संभावना है, चांसेस है। ये चिन्ह आप सभी लोग लगा लेंगे। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर एक आंसर के लिए लॉन्ग में कितना पेज लिखें। देखो, सभी विषय का अलग अलग एक लिखने का तरीका होता है। केमिस्ट्री में आप 3-4 पेज नहीं लिख सकते एक तो आंसर को, अगर बीएससी में आप हैं तो 4 पेज नहीं लिख सकते। 5 नंबर के लिए आप 2 पेज लिख लिए तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, 2 पेज में भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। समय देख करके आपको एक पेज में भी आपको 5 नंबर मिलेगा, जैसे आप समीकरण देंगे उसके लिए। बॉटनी जूलॉजी में रही बात कितना पेज हमको लिखना है, तो वो प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रश्न किस तरह का है। अगर 4 नंबर का सवाल आता है तो एक पेज से थोड़ा ज्यादा लिख देंगे, चल जाता है ना। कहीं पर वर्गीकरण वगैरह है तो वो तो एक पेज में भी नहीं लगेगा, है ना। और कहीं पर अच्छे से एक्सप्लेन करने की बात करता है, तो चित्र सहित अगर आप बनाते हैं तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 10 नंबर है, तो कम से कम आपको 3 से 4 पेज लिखना है ना। 3 से 4 पेज में आपका अच्छा से कवर हो जाएगा, 3 पेज मैक्सिमम मान के चलिए। राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा लिखा हो, डायग्राम अच्छा हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 6-7 पेज नहीं लिख सकते बॉटनी जूलॉजी को भी, ठीक है। और आंसर से ही पता चल जाता है हमें कितना लिखना है। आजकल तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, वहां से आप पढ़ सकते हैं चीजों को। तो आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है ना, इस धारणा के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो हाइड्रोजन परमाणु को युक्त करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु युक्त पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर के हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर के हाइड्रोक्सिल मतलब OH समूह बनाते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास अम्ल जो H+ आयन देते हैं जलीय माध्यम में। ये जल है हमारा, एरो के निशान के ऊपर में देखिए ACl है, ACl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो अम्ल वह होगा जो वाटर की उपस्थिति में H+ आयन मुक्त करता है, तो H+ आयन मुक्त कर रहा है। और क्षार वो होगा जो वाटर के प्रेजेंट में हमारे पास OH- आयन बनाते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, H का वाटर प्रेजेंट है, और H सोडियम प्लस आयन और OH- आयन बना रहे हैं। तो ये OH- आयन का बनना क्षार को बता रहे हैं। इसके उपयोगिता भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, इसके सीमाएं को कम से कम 2 या 3 सीमाएं जैसे भी करके थोड़ा बहुत काट के आप लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों के नाम, ये तो हमारा
ऐसा इजी सवाल है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ये क्रम को बस पूछा जाता है तो आप आसानी से देख करके बना सकते हैं। यहाँ पर आपको लुईस अम्ल लुईस क्षार को छांटना है, अलग करना है। तो जब तक आप लुईस अम्ल लुईस क्षार के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आप छांट नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। तो आपको उनको पढ़ना पहले जरूरी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसको अभी फिलहाल आज के इस वीडियो में इसको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है ना। हाँ, ब्राफ्टेड लारी एवं लुईस क्षार में दोनों में अंतर क्या है? तो भाई इसको हम साइड में रखते हैं अभी। ब्राफ्टेड और लुईस के अनुसार अम्ल क्षार में अंतर नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमारे पास पूछा जाता है कि अमोनिया की तुलना में जो हमारे पास NF3 है, दुर्बल क्षार है। ये थोड़ा कारण पूछा जाता है थोड़ा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, अंतर नहीं पूछा गया। हाँ, ये भी मत पढ़िए, छठवां सवाल इधर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ये अलग करना है, संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार पूछा जाता है। अरे क्या हो रहा है रे बच्चे लोग। अच्छा, हाँ ठीक है। अरे क्या हो गया। हम्म, चलो देखते हैं। संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार नहीं है ज्यादा महत्वपूर्ण। ये 10वां 11वां हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साइड में रखो। अभी बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे ना, घबराओ मत। लुईस अवधारणा से कार्बन डाइऑक्साइड के अम्लीय बहुत सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न को पढ़ो, आएगा देख लेना, पक्का गारंटी दे रहा हूं। ब्राफ्टेड लारी या लुईस की अवधारणा पक्का आता है। तो ये प्रश्न आप सब लोग पढ़ें, इसके पूरा आंसर हर चीज को अंदर से जा करके इसी में कंजुगेटेड एसिड बेस को आप समझेंगे। यहाँ देख सकते हैं, अम्ल द्वारा, है ना, अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार उसका संयुग्मी अम्ल कहलाता है। ये पूरा चीज लिखा है, अम्ल उसका संयुग्मी, पूरा कर लेंगे। ये पूरा उसी का आंसर है। इसके महत्व चाहे तो लिख देंगे, और 3 नंबर में पूछे तो लिखने की जरूरत नहीं है। सीमाएं को आप अपने मन से कम लिखने की कोशिश करें, 2 सीमाएं। और हाँ, लक्स फ्लड अम्ल तथा क्षार सिद्धांत क्या है, ये भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछने की संभावना होती है लॉन्ग में। तो आप सब लोग पढ़ें इसको। और लुईस के अनुसार अम्ल क्षार क्या होता है, इसको भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप सभी लोग इनको बढ़िया से क्लियर करते जाओ, पढ़ते जाओ, बहुत अच्छा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा ना तो कमेंट जरूर करना। तीनों ही सिद्धांत पढ़ना, चार सिद्धांत, आर्हेनियस, ब्रास्टेड लारी, लुईस अम्ल और फ्लक्स, ये चार ही पढ़ना बस, उसके सिवाय कुछ मत पढ़ना। लिख के गारंटी दे रहा हूँ पेपर में आएगा। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन, आप ऑब्जेक्टिव को चिन्ह लगाएंगे। महत्वपूर्ण बन रहा है हमारे पास पहला सवाल, जो हमारे पास अम्ल क्षार प्रबलता तथा कठोरता और मृदुता से क्या समझते हैं? प्रबल को हम कहते हैं हार्ड, और मृदुता को कहते हैं हम लोग सॉफ्ट। मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। यहाँ पर लिखा है, एक प्रश्न अवश्य आता है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होता है? इनके पूरे सिद्धांत को आप पढ़ना, जरूर आपको समझ में आएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फिर वही आ गया, कठोर और मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत क्या है समझाना है। ये पेपर में वही है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, एच फॉर हार्ड, एस फॉर सॉफ्ट, ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस। क्लियर हो? और इसके पूरे विशेषता को बताना है। एक इसको पढ़ोगे ना, कठोर अम्ल, जस्ट उल्टा मिलेगा आपको मृदु अम्ल। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो जैसे ही आप कठोर अम्ल देखें, वैसे मृदु अम्ल इसका उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा देख पा रहे हैं, कठोर तथा मृदु क्षार के लक्षण। तो जैसे हम कठोर क्षार को देखेंगे, उसका उल्टा हो जाएगा मृदु क्षार। तो ये काफी अच्छा है, एक को उल्टा एक है, पढ़ ही लेना। 100% ये पेपर में आते हैं, संभावनाएं पूर्ण है, देख सकते हैं। इसको पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्लियर? भाई आप सब लोग PDF मुझे ज्यादा मत मांगे, आंख खराब हो जाएगा। अगर हम ऐसे पढ़ते रहे तब तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई फटाफट चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लग रहा है। हाँ, सहजीविता क्या होते हैं, चिन्ह लगाओ भाई, बहुत बार आया है परीक्षा में, पूर्ण आने की संभावना रहते हैं ये प्रश्न। फिर वही आ गया, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की सीमाएं क्या है, आप सब लोग जानते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये सबको हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के आधार पर इसे हम सॉल्व करेंगे। कभी कभार आ जाता है कि ये स्थाई है, ये अस्थाई है। तो एक बात आप देखे होंगे, जब मैंने लेक्चर लिया था
जब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस मिलते हैं, एसिड और बेस के मिलने से सॉफ्ट सॉल्ट बनता है। तो हमारे पास जब हार्ड हार्ड मिलेंगे तो ज़्यादा मोर स्टेबल होगा, या सॉफ्ट सॉफ्ट जब मिलेगा तो ज़्यादा हमारे पास स्टेबल होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है हमारे पास, कौन हार्ड होगा और कौन सॉफ्ट होगा उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम चलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक से ध्यान बिल्कुल नहीं भाई, ये सब प्रश्न हम नहीं करेंगे अभी। बिल्कुल ये सब करेंगे तब तो हमारा हो जाएगा। क्यों, ये सब प्रश्न पढ़ने में लग जाएंगे तो भाई हम मेन क्वेश्चन को कब करेंगे। अब है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्वेंट जिसमें जल ना हो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहेंगे। अजली विलायक मीन्स जिसमें जल ना हो लेकिन तब भी वो सॉल्वेंट हो। इसमें ज़्यादा प्रश्न हम नहीं लगाएंगे, अथवा में आपका देखने के लिए ये सब मिल जाएगा। तो आप वो दोनों पार्ट को आप अच्छे से करें, और यहाँ से एक दो प्रश्न लग रहा है कि हम पढ़ लें कारण वाला, तो उसको आप कर सकते हैं। एक मिनट, इसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है जो मैंने आपको ऊपर में बताया। हाँ, ये प्रश्न बस पढ़ें। इसको वर्गीकृत करना है नॉन एक्वस सॉल्वेंट को, प्रोटिक, नॉन प्रोटिक, अप्रोटिक, ये पार्ट को आप पढ़ ही लेना। ये तीनों प्रश्न हमारे पास आते हैं एग्जाम में। और ये भी आते हैं, आयन कारक विलायक से क्या समझते हैं। तो ऐसे ही दो तीन प्रश्न हैं जिसको आपको इस यूनिट के लिए तैयारी करनी है। और बाकी ये कारण वाला जो प्रश्न है आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बाकी और वक्त नहीं है क्योंकि परीक्षा सभी लोगों का बहुत पास है। और सब लोग इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं थोड़ा पिछले साल जो आईएमपी बनाया था वहाँ से मैं कुछ चीज़ों को अपडेट कर दिया हूँ। तो जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, जो जो आया है जगह में, जो जो यूनिवर्सिटी में, उसको आप पढ़ेंगे। जैसे पूछा है द्रव SO2 महत्वपूर्ण अजलीय विलायक है, व्याख्या करो, तो इसको आप करेंगे। बस, ज़्यादा और नहीं करेंगे। बस बस, ज़्यादा और करने का नहीं है, टाइम ही नहीं है ना। चाहोगे तो भी नहीं पढ़ सकते, मैं लगवा भी दूंगा ना चिन्ह, तो भी आप नहीं पढ़ सकते। तो एक काम करो, दो पार्टों को आप अच्छे से पढ़ें, ए और बी को। चलो अब आ जाते हैं दूसरा यूनिट में जो मज़ेदार है, हमारा स्पेशल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास प्रश्न है और आया भी है। और देख सकते हैं हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो आईएमपी प्रश्न बन रहा है, साइक्लोएल्केन क्या होते हैं। देखो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो वन चक्र होते हैं, और ये एलिफेटिक होते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड होते हैं वैसे। एरोमेटिक के नहीं होते हैं, जैसे देख पा रहे हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इस तरह से। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहा है, ये पूछा जाता है फ्री वुड विधि, लेकिन इसको हमको नहीं करना है, ज़्यादा ये आईएमपी नहीं बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है सांतरित रूप और ग्रसित रूप, है ना, स्टेगर्ड फॉर्म बोलते हैं ना, तो इसको आपको करना है। ये 11वीं 12वीं में भी ये प्रश्न आईएमपी था, आपने पढ़ा होगा। साइक्लोब्यूटेन में स्वरूपण को समझाओ, केवल इसको बिलासपुर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी बच्चे नहीं पढ़ेंगे। भाई वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, आप कहाँ से हो, आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम यार लाइक करके बता देना, कमेंट करके बता देना। इससे क्या होगा, आप लंबे समय तक आपने कमेंट क्या किया था हमारे यूट्यूब पर वो जिंदा रहेगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला जो प्रश्न है। आपको पेपर में पूछता कैसे है उसको आप एक बार आइडिया जरूर लेना। देखो ये एल्केन बनाने की विधि तो जरूर है, लेकिन एल्केन बनाने की विधि पूछा कम जाता है। आपको ये पूछा जाता है इसको, इसका तरीका क्या है, ऊटज अभिक्रिया क्या है ये पूछा जाएगा, ऊटज फिटिंग अभिक्रिया क्या है ये पूछा जाएगा, या पूछेगा फ्रैकलैंड अभिक्रिया क्या है ये पूछा जाएगा, कोर हाउजे हाउस संश्लेषण क्या है। तो यही जो इसका बनाने का मेथड ही है ना, तो उसको पूछा जाता है पेपर पर, परीक्षा पर। तो उसको आप उस हिसाब से पढ़ें। तो ये देख पा रहे हैं कि हम बना रहे हैं भाई RH का मतलब क्या है, एल्केन है। तो एल्केन बनाने का ये मेथड है अलग अलग, जैसे एल्किल हैलाइड पर बना सकते हैं क्रिया करा के। एल्किल हैलाइड पर Mg के साथ क्रिया कराने से ग्रीक नाडा बनेगा, ग्रीक नाडा का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो RH बनेगा, मतलब एल्केन हमको दिखाई देगा। ये हमारे पास एल्केन बनाने का मेथड है, जिसको मैंने आईएमपी क्वेश्चन के रूप में बहुत अच्छे से चिन्ह लगा के बता दिया। स्टूडेंट्स सब लोग फटाफट चिन्ह लगाओ, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा भाई। ठीक है, ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फ्री रेडिकल पूछते हैं कभी कभी, मुक्त मूलक क्या होते हैं, तो मेथेन में पूछ रहा है, कोई भी चीज में पूछें तो ये आईएमपी प्रश्न बन रहा है, लगाना इसको चिन्ह जरूर। लेक्चर पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है इसको।
हाँ, ये ग्राफ वगैरह ज्यादा अभी नहीं करना है आपको। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है संरूपण क्या है। ये बहुत बार आया है, आने की संभावना इस साल है, देख लेना ना, जरूर देखना, अच्छा है। और साइक्लोएल्केन के सामान्य गुण नहीं पढ़ना है। बेयर का तनाव सिद्धांत, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इसके पहले और ये वाला, ये प्रश्न को बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है भाई, बिल्कुल भी मत छोड़ो मत छोड़ो, है ना। किताब खरीद लो, मार्केट में आ चुका है, परीक्षा बहुत परीक्षा सार जो भी है। साक्ष्य मोहरवाद आया है बहुत बार, 3 सवाल एमपी है। साइक्लोप्रोपेन की आकृति, मतलब बनाना बॉन्ड क्या होते हैं, ये सब चीज को मैंने वीडियो में समझा दिया है। तो यहाँ सिर्फ मैं प्रश्न ही चिन्ह लगा रहा हूँ, बाकी और चीजों को हमको पढ़ाने या बताने की जरूरत नहीं है। बोलो यस सर। ठीक है, कमेंट करके बताना भाई सब लोग। एथेन के संरूपण भाई, ये एथेन के संरूपण अभी आपने देखा है ऊपर में संरूपण, वहीं से वो चीज आया है, ये देखो। साइक्लोएल्केन के संरूपण मतलब बोट फॉर्म चेयर फॉर्म, ये देख सकते हैं, ये हमारा बोट है, ये हमारा चेयर है, और ये हमारा बोट फॉर्म है। तो इसको आप करेंगे ही करेंगे, बहुत आईएमपी है। अब आ जाते हैं हम एल्कीन एल्काइन की दुनिया में। आप सभी का एल्कीन एल्काइन की दुनिया में स्वागत है। सिंगल बॉन्ड एल्कीन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, सब पर मैंने वीडियो बनाया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर स्पेशल मैंने वीडियो दिया हुआ है, उस टाइम क्वालिटी थोड़ा डाउन रहा होगा, लेकिन बच्चों अब से मेरा जो लेक्चर हो रहा है, क्लास हो रहा है, इसके बाद आप जैसे ही परीक्षा होगा, आप तीसरा सेमेस्टर जैसे आएंगे, तो सब लोग मेरे चैनल को देखते जाना, बहुत स्पेशल मैंने पढ़ाया है। मैं सच में बता रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। थर्ड सेमेस्टर को आप देखना, इंट्रोडक्शन सिलेबस वगैरह शुरू से स्टार्ट करना। और इतना जबरदस्त मैंने पढ़ाया ना, बहुत व्यूज आए हैं, राइट ना, बहुत लोगों ने वीडियो को देखा है दूर दूर से, और अच्छा भी है एकदम। सब चीज को मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, ये शॉर्ट आप लोग कर लेंगे। देखते हैं, ये हमारा विस डाई हाइलाइट के वी हाइलोजेनिक करण के द्वारा एल्कीन कैसे बनाते हैं, एल्काइन, ये मत करो, ये जरूर करो। संयुग्मित डाइन से क्या होते हैं, ये जरूर कर लो, आता है। कंजुगेटेड डाई इन इक्वेशन पूरा करने के लिए आता है, ये सब काम आप कर लेंगे। ये प्रश्न नहीं करना है, पांचवा वाला मैं नाम ले रहा हूँ, पांचवा प्रश्न नहीं करना है। ये समीकरण पूरा करने वाला पार्ट को करना है, देखो बहुत बार आया है, दे दिया रहेगा, ऐसे रिएक्शन को पूरा करना रहेगा, तो आप इसको बढ़िया ईमानदारी से पढ़ेंगे। 100% यहीं से चीजें देखने के लिए आपको मिलेगा। और एल्काइन में हाइड्रोबोरेनीकरण क्या है, ये ज्यादा आईएमपी नहीं बन रहा है, मत पढ़ना ज्यादा। एपाक्सीकरण आता है, पढ़ लेना भाई फटाफट। 10वां सवाल, ये ज्यादा एमपी नहीं है, ये पढ़ें आप। 11वां सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है जब फलाना को ढकाना के साथ रिएक्शन करा जाता है। अरे भाई, ये तो बच्चे सभी परेशान है इससे, इसीलिए केमिस्ट्री को सब लोग अच्छा नहीं मानते हैं, पता नहीं मैं ही क्यों अच्छा मानता हूँ, सारे विषय अच्छा लगता है मुझे। सेगमेंट डाइन के स्थायित्व को व्याख्या कर। अरे भाई, क्या ये प्रश्न यार, सेगमेंट डाइन, अरे मत तो करो इसको भाई। आगे देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। एल्कीन बनाने की विधि पूछा गया है, तो ये कोल्बे विधि पूछा गया है 2023 में, पढ़ लेना। इसको बिलासपुर यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा फोकस करना। ये प्रश्न पढ़ो, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। सेड के नियम बहुत अच्छा है भाई, पढ़ते जाना भाई, समझ में पूरा आ जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न देखो तो, हाँ ये भी प्रश्न आप चिन्ह लगाओ। एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक योग की क्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, जो हमारे पास स्पीसीज प्लस चार्ज वाला होता है इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो माइनस वाला स्पीसीज है। जैसे मेरे पास OH माइनस आयन होता है ना, वाटर का अगर ब्रेक डाउन कर दें, OH जो होता है ना मेरे पास, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, NO2 प्लस आयन, ब्रोमीन प्लस आयन, ये सब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। चिन्ह लगा लेना, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। चौथा सवाल भी महत्वपूर्ण है, मार्कोनी आपका रूल डायरेक्ट पूछा जाएगा, मार्कोनी आपका रूल आने की संभावना पूर्ण है, अच्छा है। सब लोग भैया चिन्ह लगाते जाओ और ध्यान से देखते जाओ, पढ़ते जाओ। डिल्स एल्डर एक तरह से ओपन चैन कन्वर्ट टू दी क्लोज चैन, ये खुली हुई श्रृंखला, आपस में दो खुली हुई श्रृंखला मिल करके एक बंद चक्र बना लेता है। एक्चुअल में यही डिल्स एल्डर रिएक्शंस होते हैं। एल्काइन के अम्लीय स्वभाव पूछे जाते हैं जरूर है, लेकिन कम पूछे जाते हैं, उतना खास नहीं है। समय रहेगा तो ही पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना। अरे भाई, ये अंतर फंतर कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत कम चांसेस है।
डाई इन, डाई का मतलब केमिस्ट्री में दो होता है, इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन के बीच में, अगर कार्बन की संख्या 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीचों में अगर दो बार डबल डबल बॉन्ड मिले तो उसे हम लोग कहते हैं डाई इन कहते हैं। देखो ना, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखो, एक बार डबल बॉन्ड है, एक बार और डबल बॉन्ड है। अगर दो से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आता है, दो बार आता है, तो उसे हम डाइन कहते हैं। और कहाँ पर जुड़ेगा, कहीं पर भी जुड़ सकता है, लेकिन दो ही बार रहेगा डबल बॉन्ड। और ये हमारे पास क्यू म्यूलेटेड डाई इन, इसका मतलब डबल बॉन्ड तो रहेगा, उसका अलग अलग टाइप से है ना। संयुग्मित डाइन, डाइन डाइन बोल रहा हूँ, ओ सो सॉरी, डाइन नहीं बोल रहा हूँ फिर से। अब ब्यूटाडाइन क्या है, आता है परीक्षा में, पढ़ ही लेना। इधर को भाई मत पढ़ना ज्यादा, बहुत प्रश्न दिया है, मैं खुद देख रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। और इतना गर्मी लग रहा है ना, बहुत ज्यादा लग रहा है, लाइट भी नहीं है। और मैं गर्मी में ना रूम में बैठ के सच में यार वीडियो बना रहा हूँ। कपड़ा ले लेता हूँ, थोड़ा से हवा ले लेता हूँ भाई, ठीक है। ये प्रश्न ना 21 में आया है बिलासपुर में, तो बिलासपुर वाले अगर आप विद्यार्थी होंगे तो ही पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना। इसको सब बच्चे पढ़े हैं। मुक्त मूलक एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स पूछे गए हैं, है ना। इसको रायपुर और बिलासपुर वाले ही बच्चे ज्यादा केयर करेंगे। बस्तर और दुर्ग सब में पूछा गया है, इसको कर लेना यार, कर लेना। क्या करूं, मन लग रहा है कि छोड़वा दूं, लेकिन इतने सारे प्रश्न छोड़ देना उत्तम भी नहीं है, ठीक है। वो चांसेस रहते हैं ना, बहुत सारे प्रश्न, तो कई प्रश्न आने के बहुत संभावना होते हैं, लेकिन कई प्रश्न ऐसा है कि दोनों के बीच में फंस जाता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उसको कोई नहीं बता सकता। एक आदमी आइडिया बता सकता है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न जो मैं छोड़ रहा हूँ उनका बहुत कम चांसेस है जो आ जाएगा, और जो लगा रहा हूँ चांसेस है बिल्कुल आने का। अरे भाई 8 बज गए देखते देखते, ठीक है। हाँ, एल्किनो में ओजोनीकरण मतलब एल्किन होगा, एल्किन मतलब डबल बॉन्ड, उसमें ओजोन का रिएक्ट करा रहे हैं। तो दो बार कार्बन है, एक दो बार देख पा रहे हो यहाँ, तीन बार ऑक्सीजन लगे, एक दो और तीन जुड़ गया, और इस तरह से क्या बन गया, कीटो ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं। क्या होता है जब फलाना को ढकाना से, भाई ये तो आप अपने हिसाब से करेंगे, इस पर तो मेरा कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये कंप्लीट द रिएक्शन ये भी आप करेंगे भाई, इसको मैं एक एक नहीं बता सकता, नहीं इसका गारंटी भी नहीं ले सकता कौन आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाफ मैन विलोपन अभिक्रिया, ये इसको पढ़ना, ऊपर वाला को मत पढ़ना। लेकिन ऊपर वाला देखो ना 2025 में आया भी है ना, तो उस हिसाब से देखें तो इसको रायपुर वाले बिलासपुर वाले बच्चे ज्यादा केयर करना, क्योंकि ये बिलासपुर के लिए ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला है स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बहुत लंबा चैप्टर है ना, मैंने बोला ना आपको। साइक्लोपेंटाडाइनिल धन आयन एरोमेटिक गुण दर्शाते नहीं है, क्यों, बताना है। विषम चक्रीय यौगिक क्या है, अगर हमारे पास चक्र हो और उसमें कोई विषम परमाणु, जैसे यहाँ देखो नाइट्रोजन, यहाँ देखो ऑक्सीजन, यहाँ देखो सल्फर, यहाँ देखो नाइट्रोजन, तो रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु अगर जुड़ा हो तब उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। सिग्मा पाई में अंतर, ये तो ऐसे ही बना दोगे, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं पढ़ने की जरूरत ज्यादा। ये पढ़ो, बेंजीन से सल्फोनिक एसिड कैसे बनाओगे, तो देख सकते हो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बना सकते हैं जी। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होते हैं, इसको आपको बताना है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण क्या होता है ये बताना है। तो फ्रीडल क्राफ्ट हमेशा प्रेजेंट लेता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का डिहाइड्रेटेड मतलब निर्जलीकरण, ठीक। हकल रूल लॉन्ग आंसर में बहुत ज्यादा एमपी है, जितना लिखा है सबको आपको लिखना होगा, बताना होगा। एरोमेटिसिटी से क्या समझते हैं, बहुत आईएमपी प्रश्न बन रहा है, आने की बहुत संभावना है, बहुत संभावना है भाई, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आप लोगों को। और ट्रोपोलियम केटायन एरोमेटिक स्वभाव दर्शाता है, क्योंकि वो रेजोनेंस में चला जाता है। पढ़ना इसको, ये देखो रेजोनेटिंग प्लस चार्ज घूम रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, सारे चीजों को मैंने हकल नियम में पढ़ाया है। आप वीडियो को जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जब भी समझ नहीं आएगा हमारा चैनल आपका साथ देगा। अभिक्रिया को पूर्ण करने वाला जो चीज है, ये बर्च का चयन ना पूछा जाता है, और बेंजीन में नाइट्रीकरण, हम लोग जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे बेंजीन को, तो नो डाउट नाइट्रीकरण होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा।
वर्ष अभिक्रिया पूछा गया है ना, पढ़ लेना, पहले नहीं पूछते थे लेकिन अब पूछा जाता है। ये ऑर्बिटल की संरचना भी पूछा गया है कई बार, थोड़ा समय निकाल के इनको आप जरूर पढ़ें। चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, समय ना हो तो ना पढ़ें। आप तो बोलोगे समय बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक। अब ये पढ़ते हैं, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। मतलब बेंजीन पर जब हम कोई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स कोई प्लस वाला स्पीसीज आता है और कोई वहां के रिंग के हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह में आ जाए, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन मीन्स प्रतिस्थापन। तो उसके अंतर्गत नाइट्रीकरण सीधा पूछता है एग्जाम में, हाइलोजनीकरण और सल्फोनीकरण फ्रीडल क्राफ्ट, यही चीज पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और देखते हैं, बाकी और इधर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे पढ़ के, इतने सारी चीजों को पढ़ के क्या करेंगे, पेपर बचा है 10 दिन, क्या करेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना भाई। यूनिट तीसरा है हमारा, आदर्श तथा वास्तविक गैसों का व्यवहार। ये देखो, ये प्रश्न को मैं फटाफट लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। अच्छा, वंडर वाल्स स्थिरांक ये प्रश्न में ज्यादा ताकत लग सकता है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तो आप बच्चे ध्यान करेंगे, 3 यूनिट को कम से कम अच्छे से पढ़ लो, चौथा यूनिट को इधर उधर करके जो जो एमपी आपको लगता है या जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये दूसरा सवाल। देखो, बाल्स और चार्ल्स का नियम पूछा जाता है ना, भले यहाँ प्रश्न कम आए हैं लेकिन पूछा जाता है, चिन्ह लगा लो, नियम को बस समझना है, पढ़ना है बस। ओके, बाकी और इधर पढ़ने की जरूरत नहीं। लॉन्ग में पक्का ये प्रश्न आता है हमारे पास इस तरह से, मैक्सवेल बोल्टजमैन के आणविक वेग के स्थिरांक, ये पढ़ लो, ये अच्छी तरफ है, पढ़ लेना। आदर्श गैस क्या होता है पूछा जाता है। इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये क्या पढ़ोगी इसको। चलो, लंबा है सिलेबस, क्या करूं मैं। अच्छा, ये प्रश्न आपको पढ़ना है, वंडर वाल्स द्वारा गैस समीकरण, पूरा इसको सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा के अंतर्गत जो भी अथवा अथवा सवाल है ना, ये सिद्ध करो वो सिद्ध करो लिखा है ना यहाँ पर, तो वंडर वाल्स के समीकरण में ये सब चीज मिलते हैं देखने के लिए आपको। तो इसको आपको करना है, पढ़ना है, समझना है। भाई बहुत बच्चों को तो रोना भी आ रहा होगा, बहुत बच्चे का एटी केटी भी लगा है। अब ये बच्चे कैसे करेंगे बताइए। इसीलिए मैं कहता हूँ समय रहते पढ़ लिया करो। मैं बहुत समझाता हूँ बहुत, लेकिन बच्चे ही नहीं मानते हैं ना। वांडर वाल्स समीकरण की सहायता से क्रांतिक पीसीपी भी और टीसी की गणना हमको करना है। सी मतलब क्रिटिकल है ना, याद रखना, यहाँ पीसी लिखा है ना, पी का मतलब प्रेशर है, भी का मतलब वॉल्यूम है, टी का मतलब टेम्परेचर है। सी का मतलब यहाँ बता रहा है कौन सा एरिया, क्रिटिकल केस। क्रिटिकल मीन्स क्रांतिक, क्रांतिक कांस्टेंट को बता रहा है। ये प्रश्न आता है ना, देखो बहुत बार अथवा सवाल है, लेकिन बहुत सारे ये सिद्ध करो वो सिद्ध करो आता ही आता है, लेकिन ना हिम्मत लगाना, इसको पढ़ लेना अच्छे से। आप लोगों को बीपी बढ़ना स्टार्ट हो गया होगा, पेपर इतना कम टाइम बचा है और कैसे पढ़ें करके। ये तीनों प्रश्न को आपको पढ़ना है, औसत वेग, वर्ग माध्यमूल वेग, और एक हमारे दिया है प्रायिकता वेग को परिभाषित करना है। पूछा गया है एग्जाम में, ये पढ़ना जरूर अच्छा है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई, छठवा नहीं पढ़ना है ज्यादा। औसत, अरे भाई बिलासपुर वाले तो मत छोड़ना, आया है ये बिलासपुर, केवल फार्मूला है। अब ये आंकिक प्रश्न आ गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसका ज्यादा नहीं है, इसमें इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं है, इसका ब पार्ट है, लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप यहाँ से अपने हिसाब से करेंगे भाई, उसके लिए नो प्रॉब्लम। पैराकोर क्या है, आता है, आने की संभावना है। और आणविक आकर्षण बल है ना। केमिस्ट्री ही एक ऐसा विषय है जिसमें अ का उत्तर ब में अथवा नहीं पूछता है, कोई भी मिला जुला के कहीं से भी कुछ भी लपेट देता है, इसीलिए तो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं सच में। हाँ, उसका केवल आंसर लिखेंगे ना। अब पेपर आपको पूछते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, तो केवल इतना ही लिखेंगे। द्रवों की संरचना के संबंध में आयरिंग सिद्धांत बताना, यही आता है एग्जाम में, देखना तो, देखना ना, ये रिंग को पढ़ना अच्छे से, ठीक। और चलते हैं, इधर और नहीं है। सरफेस टेंशन कभी कभार आ जाता है, पूछा गया है बिलासपुर में।
बहुत अच्छा है, लेकिन ना सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, 12वीं में पढ़े हो ना। विस्कोमीटर, ये तो प्रैक्टिकल का आ गया, लो भला। समय होगा ना तो पढ़ना, इसको नहीं होगा तो छोड़ देना। ये डायग्राम देख रहे हैं, विस्कोमीटर है ये। बस थोड़ा सा और देख लो। हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा गया है इसके अंदर में, और भी प्रश्न है उसको भी पूछा गया है, पढ़ लेना इसको, अच्छा है। स दिया है हमारे पास, ज्यादा नहीं दिया है, ब में हमारा स है। ठोस अवस्था रसायन, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, पाउडर मेथड वगैरह मिलेगा। इसको बिलासपुर वाले ना पढ़ें, ना रायपुर वाले, बस इसको बस्तर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे पढ़ेंगे बस। हाँ, ये पूछा जाता है हमारे पास क्रिस, क्रिस्टलोग्राफी, पाउडर मेथड पूछा गया है, आईएमपी है। ठीक है। और समदैशिकता, विषमदैशिकता में अंतर मत पढ़ना, छोड़ दो यार। कितना को पढ़ेगा इंसान, बताओ ना, सर फट जाएगा, इतना बड़ा सिलेबस है। बता रहा हूँ, रोना आ रहा होगा जो बच्चे कैटी कैटी लगा है। इसीलिए तो कहता हूँ मैं, पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं पढ़ते हो ना। अब सब लोगों का समस्या बढ़ जाता है बाद में, फिर जानते हो। ये पढ़ो, ब्रैक से समीकरण आए बहुत बार, पूछे जाते हैं। चित्र में सबको बनाना, पाउडर मेथड भी होगा, मिलर निर्देशांक, ये आपका, इसको पढ़ लेना। पढ़ लेना, देखो कितना सारा छोड़ रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, उसके बाद भी कितना बन रहा है, कम हो जा रहा है। परिमेय घातांक का नियम क्या है, पूछा गया बहुत बार, पढ़ना इसको, पढ़ना इसको। 10वां नहीं पढ़ना है ना आपको। ये फाटकी टूटी फिंगर टूटी, 12वीं कर लेना। जालक दोष क्या है, एक निश्चित क्रम होता है जालकों के बीच में, जो अणु परमाणु या आयन एटम मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, उसमें किसी तरह से अगर कोई परिवर्तन होता है, उसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। ये 12वीं का है, याद कर लेना। साटकी टूटी फिंगर टूटी आप सबने पढ़ा होगा, तो ये पूरा पाठ को आपको पढ़ना होगा। अर्धचालक किसे कहते हैं, है ना। एन टाइप पी टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं, लेकिन ये बता रहा हूँ, ये केमिस्ट्री में इसके पूछने की संभावना कम है। फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, केमिस्ट्री की संभावना यहाँ कम है, तो उस हिसाब से ज्यादा हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आंकिक सवाल है, एक दो आ जाता है, लेकिन इसको क्या मेहनत करेंगे। स्कूल के लिए ठीक है, थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या करोगे। कोलाइड एवं पृष्ठ तनाव, कोलाइड एंड सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, तो यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्वर्ण संख्या आईएमपी है, फटाफट लगाओ चिन्ह, और इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं। ईबीटी को केवल रायपुर वाले देखना, बाकी यूनिवर्सिटी वाले मत देखो। कोलाइड क्या है, अरे भाई नहीं पूछा गया है, मत करो। लेकिन कोलाइड के बारे में है, लेकिन चैप्टर में आ जाता है कभी कभार ना, वो जानते हो, 12वीं लेवल में लिख देना आ जाए तो। पायस क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पायस, इसके महत्व, इनके प्रकार, तेल में जल का, जल में तेल में जल का, और जल का तेल में पायस। वैद्युत कण संचलन, ब्राउनी गति, 12वीं का है, पूरा रिवीजन मारो इसको फटाफट। ये तो हार्डी सुलझे नियम है जी। चलो तो आगे चलते हैं। 6वां सवाल आप लोगों का, 5 इसके एप्लीकेशन है कोलाइट के, तो देख लेना हेडिंग, हेडिंग को कम से कम। बस थोड़ा और बचा है ना, 5 मिनट का और है वीडियो, फिर ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत गर्मी लग रहा है मुझे, लेकिन लाइट नहीं है ना घर में अभी। तो मिसेल क्या होते हैं, मिसेल, इसके प्रकार को बताना है, ये प्रश्न आ चुका है, आने की संभावना है। साबुन कैसे झाग देते हैं, उसके बारे में। जेल क्या होते हैं, इसके बनाने की विधि, ये भी प्रश्न आ चुका है, आने की संभावना है। हार्डी सुलझे नियम बहुत बार आ चुका है, 12th बेस पर आप लोगों को पढ़ना होगा, करना होगा। और अधिशोषण क्या होते हैं, इसको मत करो, उधर हो कर लोगे ना तो अथवा में प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अरे बाप रे, बहुत लंबा सिलेबस है कसम से, बहुत लंबा है भाई। बताते बताते हर पेज को पलटते पलटते मैं थक गया, बच्चे का क्या हाल होगा।
पढ़ाने वाला इतना थक जा रहा है, मतलब इतना बड़ा सिलेबस है, सेमेस्टर एग्जाम है, कम समय में तैयारी करना है बच्चे लोग को इंटरनल असाइनमेंट के बेस पर, तो समस्या थोड़ी सी हो रही है। रासायनिक बल गतिकी और उत्प्रेरण, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना, यहाँ से दो चार प्रश्न आ जाते हैं। अभिक्रिया का वेग क्या होते हैं? ये प्रश्न आता नहीं, लेकिन इसके बेस पर वो चीज समझ में आएगा। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, जरूर देखना आप लोग। एंजाइम उत्प्रेरण आता है, आने की संभावना है। अरे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ना जी केमिस्ट्री में, छोटा 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 बहुत सारे, इसीलिए प्रश्न की संख्या इसमें ज्यादा होती है, लेकिन लिखना कम होता है। एंजाइम की क्रियाविधि है ये, लेकिन एंजाइम की क्रियाविधि, चलो ठीक है, इसको ज्यादा कवर मत करना। शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये करना आप सब लोग, अथवा सवाल है, इसको करना ही करना है आपको। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया करना ही करना है आप लोगों को, और करना है भाई आप लोगों को ये सब मत करना है ना। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ये करना है, शून्य प्रथम द्वितीय, यहाँ तक मैं बता दिया, तो यही आता है एग्जाम में हमारे पास, इसी प्रश्न को हम लोगों को करना है भाई, आता है ना। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे करेंगे? तो ये अथवा सवाल ये बीच में बना है ना, इसकी विधि, समय रहेगा तो करना, नहीं रहेगा तो छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं है, मत पालो ज्यादा टेंशन, नहीं तो सर फट जाएगा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको पढ़ ही लेना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? अर्हीनियस समीकरण पर टिप्पणी हमको भाई लिखना है। लाइट आया है भाई, बहुत मुश्किल से लाइट आया है, चलो ठीक है। पंखा थोड़ा बंद कर देते हैं, नहीं तो बाहर का आवाज, यहाँ एग्जॉस्ट का आवाज आ रहा है भाई, ठीक है, बंद कर देते हैं। देखो आपके लिए मैं गर्मी भी सह रहा हूँ, और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, बताओ। अभिक्रिया का वेग संघट्ट सिद्धांत क्या होता है? कोलिजन का थ्योरी, कोलिजन का सिद्धांत क्या है, आता है प्रश्न में, चिन्ह लगाओ इसको सभी लोग। और ये प्रश्न लगाने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ से आ गया, कैसा पेज ले लिया इसको पीडीएफ में, इसके बीच में क्या टपक गया? हाँ, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो रिएक्शन के रेट को, ऐसे बाहरी पदार्थ है जो रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है ना, लेकिन खुद चेंज नहीं होता है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। सम मांगी 20 मांगी दो तरफ से देखने के लिए मिलेगा। अभिकारक उत्पाद और उपस्थिति एक अवस्था में हो तो सम मांगी, अलग अलग हो तो विषमांगी होता है। बस थोड़ा और है, अर्ध आयुकाल कभी कभार पूछ लेता है, पूछ लेता है, उनके मूड के ऊपर रहते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए है, इसीलिए ज्यादा प्रश्न बन रहा है। ये 10वां भी चिन्ह लगा लो, आता ही आता है, चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के लिए मैं क्वेश्चन नहीं निकाल रहा हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ पढ़ लेते हैं तो 100% आपको यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। आर्हीनियस का सिद्धांत बताना है आपको, बस 5 मिनट और लगेगा। अभिक्रिया वेग क्या है, कारक बताना है। और यहाँ से जो 5 प्रश्न दिख रहे हैं ना, इसमें से कोई एक दो पूछ लेता है, तो जो जो यूनिवर्सिटी में आया है ना वही बच्चे पढ़ेंगे। बिलासपुर वाले इसको लेते हैं, अच्छा बोल रहे हैं। और देखते हैं क्या प्रश्न है मेरे पास। ये तो मिसेल भाई आ गए जो आपने ऊपर देखा था। एक 257 पेज हो गए, सोचो, 257 पेज को मैंने पलटा है पूरा, अंकित प्रश्न। अरे भाई इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना फालतू यहाँ, क्योंकि बनना है नहीं ठीक से, और 2 नंबर के चक्कर में हम अपना दिमाग को खपाएंगे। तो जो याद होने लायक है, जो सरल चीज है, उसको अच्छे से सभी लोग कर लो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है सिलेबस भाई। और पूरा भाई मैं एमपी क्वेश्चन को आप सब लोगों को बता दिया। बहुत लंबा वीडियो बन गया, क्योंकि लंबा सिलेबस है इसलिए लंबा बना है ना, लंबा नहीं रहता तो नहीं बनता। चलिए दोस्तों, आप सबके लिए मैं मेहनत करके आईएमपी क्वेश्चन बना दिया, आप सब लोग इनको पढ़ें, ध्यान से तैयारी करें, और यहाँ से 80% क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और भी आपको लगता है कि मुझे ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, उसके लिए फ्री है। जो बच्चे अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, 15 दिन हुआ है, 20 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है, उसके लिए ये रामबाण होगा। और इसके सिवाय भी अगर आप बोलते ना, तो इसके सिवाय भी आप लोग ज्यादा नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? समय ही नहीं है, राइट ना, टाइम भी तो चाहिए ना पढ़ने के लिए। चलिए दोस्तों,
वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। आपके जितने भी दोस्त तैयार हैं ना, उन सब लोगों को हमारे चैनल को शेयर कर देना। सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपका जो अगला सेमेस्टर है, हमारे चैनल से ही सब चीज क्लियर होगा। ऐसे ऐसे परीक्षा में पेपर का नाम है ना, जो आपको समझ में नहीं आएगा थर्ड सेमेस्टर, लेकिन मैंने इतने अच्छे से चीजों को बताया हुआ है कि आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। राइट, चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।